नमस्ते। विश्व रुक्मा आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक थोड़ा अलग होने वाला है। बहुत सारे पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई है। जैसे महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा है, वेद व्यास ऋषि जी ने महाभारत लिखा है, वैसे आयुर्वेद को कौन से आचार्य ने लिखा है। ऐसा बहुत बार मुझे सवाल पूछा जाता है। आयुर्वेद की व्याप्ति क्या है, कहाँ तक आयुर्वेद का विस्तार है, या कौन कौन से ब्रांचेस है आयुर्वेद के, इस बारे में लोग हमेशा पूछते हैं। तो मैं आज इस टॉपिक को थोड़ा इलाबोरेट करने वाला हूँ। तो पहले श्लोक जो है, ब्रह्मा स्मृतो वेदः, यानी ब्रह्मदेव ने आयुर्वेद का स्मरण किया, ऐसा बोला जाता है। किसी चीज का स्मरण कब हम कर सकते हैं? जब वो पहले से मौजूद हो तभी उसका स्मरण किया जा सकता है। इसका मतलब ब्रह्मदेव की उत्पत्ति से पहले ही वेदों की उत्पत्ति थी। और वेदों में जो चार महावेद है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसमें अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद बोला गया है। तो पहले के जमाने में जो नॉलेज आ रहा था वो परंपरा से आ रहा था, यानी गुरु शिष्य परंपरा एक सीक्वेंस होता था। जो ऋषि थे वो अपने शिष्यों को वेद का पाठ पढ़ाते थे और वह अपने शिष्यों को आगे पढ़ाते थे। इसको टेक्स्ट फॉर्म या लिखित स्वरूप में आयुर्वेद नहीं था। जो लिखित रूप में आयुर्वेद आया वो बीसी, बिफोर क्राइस्ट, 2000 साल पहले, ईसा पूर्व 2000 साल पहले पहली बार आयुर्वेद को टेक्स्ट फॉर्मेट में, रिटन फॉर्मेट में लाया गया। तो भगवान महर्षि अत्रेय, ऋषि अत्रेय जी तो थे, उनके जो शिष्य थे, जिसमें पराशर, जतुकर्ण, शार्पानी, हारीत, बेड, अग्निवेश आदि जो उनके शिष्य थे, उनको जो वो वेद पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि आपने, हर एक ने अपनी अपनी संहिता और टेक्स्ट फॉर्मेट में आयुर्वेद को आपको लाना है। उसमें अग्निवेश जो थे, अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते, इसका मतलब अग्निवेश ऋषि ने पहले तंत्र का निर्माण किया, बाद में उससे जो ऋषि है चरक, उन्हें उसको पूरा किया। वैसे ही सुश्रुताचार्य जो है, उनका भी एक ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, उसको बाद में दुर्लभल आचार्य ने उसको संपूरित किया। हम अभी देखते हैं कि आयुर्वेद के ब्रांचेस या आयुर्वेद कैसे डिवाइड हुआ है। तो आयुर्वेद को अष्टांग आयुर्वेद ऐसा बोला जाता है। अष्टांग यानी आयुर्वेद के 8 डिफरेंट ब्रांचेस है। उसका श्लोक है, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वृषान, यानी इन 8 अंगों में आयुर्वेद का जो नॉलेज है वो डिवाइड किया है। पहला आयुर्वेद का जो ब्रांच है उसे काय या काय चिकित्सा कहा जाता है। दिस इज बेसिकली मेडिसिनल ब्रांच ऑफ आयुर्वेद। सब डिसीजेस जो है, जैसे लिवर फेल्यूर है, हृदय रोग है, किडनी के डिसीजेस है, डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसीजेस है, अलग अलग तरीके के डिसीज जो है, वो सब इस ब्रांच में कवर हो जाते हैं। सेकंड इज बाल। जैसे मैंने आपको बोला कि ईसा पूर्व 2000 साल पहले आयुर्वेद लिखा गया। इसका मतलब आज से लगभग 4000 साल पहले आयुर्वेद को टेक्स्ट फॉर्मेट में लाया गया। उस टाइम पे बाल चिकित्सा यानी पेडियाट्रिक्स जो है आज का, उसके लिए सेपरेट ब्रांच वहाँ पे दिया गया है। बच्चों को जो जो डिसीजेस होते हैं उनको वैक्सीनेशन, उस टाइम के अवलेह, अलग अलग चीज़ें आयुर्वेद में बोली गई है। छोटे बच्चों को जो सिम्टम्स होते हैं वो हमको कैसे देखने चाहिए, छोटे बच्चों का डायग्नोसिस कैसे होना चाहिए, उनको इम्यूनिटी इन्हांस करने के लिए कैसे कैसे हम अलग अलग दवाइयाँ दे सकते हैं, उसका सभी का वर्णन आयुर्वेद में दिया गया है। जो आज हम इम्यूनाइजेशन करते हैं, बच्चों को अलग अलग वैक्सीन देते हैं, वैसे आयुर्वेद में षोडश संस्कार जो बोला था, वैसे आयुर्वेद में उसके पहले ही बोल के रखे थे। आगे का जो टॉपिक है, थर्ड ब्रांच ऑफ आयुर्वेद इज ग्रह। जैसे हम मॉडर्न मेडिसिन में साइकेट्री को देखते हैं,
वैसी आयुर्वेद में 4000 साल पहले ही सिजोफ्रेनिया, स्प्लिट पर्सनालिटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, उसका डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसिनिटी और पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में भी आयुर्वेद के ग्रंथों में दिया गया है। यस, आपने सही सुना। पैरानॉर्मल एक्टिविटी, उसके अलावा सुपर नेचुरल फोर्सेस के बारे में अलग अलग आयुर्वेद के टेक्स्ट में, अलग अलग अध्यायों में वर्णन आया है, जिसको हम गृह चिकित्सा आयुर्वेद के पार्ट को हम बोलते हैं। उसका नेक्स्ट टॉपिक है शल्य यानी सर्जरी। जैसा हम सभी जानते हैं, आचार्य सुश्रुत जी को फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने 4000 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी जो है वो पहली बार की थी, और उसका वर्णन हमारे टेक्स्ट में, स्कल्पचर्स में आया हुआ है। उसके अलावा और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे, जो LSCS होता है, सीजरियन सेक्शन जो किया जाता है बच्चों की डिलीवरी के लिए, उसका भी वर्णन आयुर्वेद में के ग्रंथों में किया गया है। उसके बाद में फोर्थ ब्रांच जो है आयुर्वेद की, और उसको ऊर्ध्वांग चिकित्सा बोला जाता है, यानी ENT। यस, यू हर्ड राइट, ENT। ईयर के डिसीजेस, थ्रोट के डिसीजेस, नजल कैविटी के सब डिसीजेस, और उसी में जो ऑप्थेल्मोलॉजी है, जो नेत्र चिकित्सा है, उसी ब्रांच को आयुर्वेद में जोड़ा गया है। इसका मतलब आज से 4000 साल पहले आयुर्वेद में ENT को सेपरेट ब्रांच का दर्जा दिया गया है, और उसके साथ जो ऑप्थेल्मोलॉजी है उसको आयुर्वेद ने ऐड किया था आज से 4000 साल पहले ही। सो दिस इज अबाउट द ऊर्ध्वांग चिकित्सा। आयुर्वेद की जो 6th ब्रांच है उसको दृष्टा बोला जाता है, यानी क्या, बाइट्स जो है सब तरीके के वो आयुर्वेद में बताए गए हैं। जैसे जो पॉइजनस स्नेक्स है उनका डिवीजन, उनका क्लासिफिकेशन और उसका ट्रीटमेंट भी आयुर्वेद में बोला गया है। उसके साथ में जब किसी व्यक्ति को स्कॉर्पियन बाइट हो जाता है तो व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट, अलग अलग पॉइजनस इंसेक्ट से जो बाइट हो जाता है उसके लिए क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। मूषक यानी चूहे की काटने की वजह से जो पॉइजनिंग होता है उसके बारे में बोला गया है, और जो डॉग बाइट होता है उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं उसका भी वर्णन आयुर्वेद में दिया गया है। उसके अलावा अलग अलग जो वनस्पति विषय, स्थावर विषय, जंगम विषय, गर विषय, दो अलग अलग चीजें एक दूसरे के साथ मिलाने की वजह से जो विष फॉर्म होता है उसको गर विष बोलते हैं, उसका भी ट्रीटमेंट आयुर्वेद में दिया गया है, जो दंशा के अंदर ट्रीटमेंट में सब आता है। द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ आयुर्वेद इज द जरा, यानी हम जीरेट्रिस जिसको बोलते हैं। सीनाइल एज की वजह से जब एज बढ़ जाता है तो एज बढ़ने की वजह से जो अलग अलग सिम्टम्स या अलग अलग चीज़ें डेवलप होती है उसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद में बोला है। देर आर फ्यू अध्याय इन आयुर्वेद, जैसे रसायन चिकित्सा, ये चरक संहिता में अध्याय है, वाग्भट में आया है, सुश्रुत में आया है। तो रसायन चिकित्सा यानी क्या? इट्स द एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। यस, यू हर्ड इट राइट। There are so many medicines in Ayurveda which has the effect of anti-aging. जैसा फेमस च्यवनप्राश अवलेह है जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोग उसको यूज़ भी करते हैं। तो बेसिकली उसका जो रेफरेंस है दैट इज फ्रॉम द रसायन चिकित्सा। जो एंटी एजिंग इफेक्ट करने वाले दवाइयाँ होती है वो रसायन चिकित्सा में आती है। तो च्यवनप्राश इज काइंड ऑफ मेडिसिन। उसके साथ अभय आम्लक रसायन है, एंदी रसायन है, ब्राह्मी रसायन है, ऐसे अलग अलग चीज़ें आई है जो कि एंटी एजिंग तौर पे काम यहाँ पे करती है। एंड द लास्ट ब्रांच ऑफ आयुर्वेद, 8th, इज द वृषांग, जिसको हम इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट जहाँ पे बताई गई है। उसके अलावा मेल को बहुत बार इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है या STDs होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस, तो इन सब का वर्णन जिस ब्रांच में आयुर्वेद में किया है उसको पुरुषांग ऐसा बोला जाता है। तो इन शॉर्ट अगर हम शुरुआत से अगर देखते हैं तो इतना सारा कवरेज ऑफ डिसीज
और वो भी 8 सब ब्रांचेस में आयुर्वेद में दिया गया है। तो इन सब का हर एक ब्रांच का स्पेशलाइजेशन होता है, उसके अध्याय है, उसके संहिता है, उसके अलग अलग श्लोकाज है, उसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। तो बहुत लोगों को अभी ऐसा लगता है कि आयुर्वेद एंशिएंट साइंस, अभी मॉडर्न मेडिसिन काफ़ी आगे चल रहे हैं, या उन्होंने ज़्यादा डिवीजन किया है डिसीजेस का और बॉडी पैटर्न्स का। तो ऐसा हर वक्त ज़रूरी हो ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में भी काफ़ी चीज़ों का एक्यूरेट मेजरमेंट और एक्यूरेट उनका क्लासिफिकेशन किया है, दैट हेल्प्स अस इनटू गिविंग अ ट्रीटमेंट। ओके, कैंसर के बारे में हम जब से देखते हैं तो लोग ऐसा बोलते हैं कि कैंसर का तो आयुर्वेद में स्पेसिफिक अध्याय दिया नहीं है। तो ऐसा नहीं है, अलग अलग अवस्थाओं में डिसीज की कैंसर के ही सिम्टम पाए जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कैंसर है आयुर्वेद में अवस्था के भेद से कैंसर का वर्णन किया है। जैसे अगर लीवर के डिसीज का चल रहा है चैप्टर तो उसमें उसका कैंसर बोला गया है। जब इंटेस्टाइन के बारे में बात चल रही है, उस डिसीज के बारे में बात चल रही, गृहिणी अध्याय के बारे में बात चल रही है, तो उस टाइम पे इंटेस्टाइन के कैंसर का आयुर्वेद में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो आज के टॉपिक में हमने ये देखा कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ है, उसके साथ में आयुर्वेद की अलग अलग ब्रांचेस जो है वो किस हिसाब से है। तो इस टॉपिक को आज हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को हम जल्दी ही आपसे नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आयुर्वेद के बारे में जो होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये बात पहुँचे। उसके अलावा मैं ये चाहूँगा कि आप कमेंट्स में ये लिखिए कि आपको किस टॉपिक के बारे में आयुर्वेद से रिलेटेड सुनना है। तो मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।